दोस्तों, तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता। वो रामचरितमानस में लिखते हैं कि एक बार राम राज्य के दौरान राजा रामचंद्र भरत से मिलने गए और मिलकर उन्होंने पूछा कि हम जनता से कर किस प्रकार से लेते हैं, हम जनता से टैक्स किस प्रकार लेते हैं। भरत ने कहा कि जिस प्रकार इक्ष्वाकु वंश में लेते हैं हम उसी प्रकार से कर लेते हैं। राजा रामचंद्र ने भरत को कहा कि हम सूर्यवंशी हैं, अतः हमें उसी प्रकार से कर लेना चाहिए जिस प्रकार से सूर्य नदियों से, तालाबों से, सागरों से जल लेता है, और जब जल लेता है तो किसी को पता भी नहीं चलता, चुपचाप जल ले लेता है इन पानी के स्रोतों से। और जब वो बादल बनकर बरसता है किसी ज़रूरत वाली जगह पर, सभी को पता चलता है, सभी हर्षित होते हैं। ये बात तुलसीदास जी ने अपने दोहे में लिखी है। तुलसीदास जी ने लिखा है, बरसत हर्षत सब लखें, करसत लखे न कोई। तुलसी प्रजा सुभाग से, भूप भानु सो होए। अर्थात जब आप टैक्स ले रहे हैं तो किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, पता भी नहीं चलना चाहिए, इतना आराम से आप टैक्स लें। लेकिन जब उस टैक्स का बंटवारा करें तो उन जगहों पर करें जहाँ पर भारी ज़रूरत है, जहाँ पर धन की ज़रूरत है, रिसोर्सेज की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि उस आबादी में भारी हर्षोल्लास होगा, जनता खुश होगी, प्रजा खुश होगी, और राजा न्यायप्रिय डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएगा जो कर उसको मिला है उसका। तुलसीदास जी ने कहा है कि जब ये कर कलेक्ट हो तो किसी को पता ना लगे, लेकिन टैक्स का इस्तेमाल जब जनता के हित में हो तो उससे एक तरह से वो कहना चाहते हैं कि हाईवेज बने, पुल बने, स्कूल बने, हॉस्पिटल बने, सबको पता चले, सबको सुविधा मिले उस चीज़ की। आगे तुलसीदास ये भी कहते हैं कि टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहाँ जो अमीर है टैक्स दे सकते हैं उस पर टैक्स लगे, और जो गरीब है, जो टैक्स नहीं दे सकता, कर देने में अक्षम है, उसे छूट मिलनी चाहिए। बजट से ओवरऑल शायद वो कहना चाहते हैं कि लग्जरी वाली चीज़ें वो महंगी होनी चाहिए, जबकि जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ें वो सस्ती रहनी चाहिए। जैसे लग्जरी गाड़ियाँ वो महंगी हो सकती हैं, सिगरेट्स वो महंगी हो सकती हैं, लेकिन जो आम इंसान के ज़रूरत की चीज़ है, गरीब के ज़रूरत की चीज़ है, जिनके बगैर वो रह नहीं सकता, स्कूल, अस्पताल, अनाज, ये सब चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। और इसके लिए तुलसीदास जी ने लिखा भी है, मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृण जल नाज। तुलसी सोई जानिए, राम गरीब नवाज। तुलसीदास जी ने ये कहा है कि अगर देश में प्रजा दुखी है तो देश का जो नेतृत्व है, देश का जो राजा है, वो नरक का अधिकारी है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, तो नप अवस नरक अधिकारी। लगातार इन दिनों ये डिबेट फैली हुई है, छिड़ी हुई है कि देश में फ्री बी पॉलिटिक्स चलनी चाहिए कि नहीं। ये एक बड़ा अजीब सा वर्ड है, लेकिन ये वर्ड अभी पॉलिटिक्स में काफ़ी यूज़ हो रहा है, फ्री बी पॉलिटिक्स। अब इससे पहले मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूँगा कि एक समाज को, एक सोसाइटी को सरकार की क्या ज़रूरत होती है। क्या एक मानव सोसाइटी वो बगैर सरकार के नहीं रह सकती? सरकार की आफ्टर ऑल ज़रूरत क्या है, उसका रोल क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? मेरे ख्याल से सोसाइटी में सरकार की ये ज़रूरत है कि वो एक कानून से चलती है, वो विधि का विधान और न्याय की स्थापना करती है। वो समाज में विभिन्न तबकों के घर्षण को भी रोकती है, वो बराबरी लाने के लिए सदा प्रयासरत रहती है, वो किसी भी तरह के जो स्रोत हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका न्यायप्रिय डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इंटरेस्ट की जाती है। वो हमेशा उस सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा प्रयास करती है जो इंडिविजुअल नागरिक, इंडिविजुअल सिटीजन्स ना कर पाएँ। सरकार पर
सिटीजन्स का भरोसा होता है। इसलिए सरकार सरकार कहलाती है। सरकार कैसे चलती है? सरकार को हक होता है कि वो अपने अंडर में जो आने वाला टेरिटरी है, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, जो जनता है, उनसे कर ले, डायरेक्ट ले, इनडायरेक्ट ले, प्रत्यक्ष कर ले, अप्रत्यक्ष कर ले, किसी भी प्रकार के कर ले, लेकिन वो कर लेती है। जनता शायद कुछ कोई भी बिजनेस करे, कोई ट्रेडिंग करे, कुछ खरीदे, कुछ बेचे, उस पर वो टैक्स देती है। कोई संपत्ति जनता रख रही है, उसके पास घर है, उसके पास कोई और इस प्रकार की संपत्ति है, उस पर कर देती है। तो तरह तरह से कर देती है जनता सरकार चलाने के लिए। सरकार चलाने में उसका उपयोग, जो कर होता है, उसका उपयोग कैसे होता है या होना चाहिए। सरकार चलाने के लिए सबसे पहला जो कर का हिस्सा है वो जाता है सरकार चलाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी कि तंत्र को। सरकार के जो कर्मचारी हैं, सरकार के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरीज में और उनकी पेंशन्स में। और ये जो हिस्सा है, ये कोई भी पार्टी की सरकार आ जाए, इसमें कुछ खास फेरबदल नहीं किया जाता और किया जा सकता, क्योंकि सरकार चलाने के लिए एक तंत्र की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, कर्मचारियों की ज़रूरत है, और जो रिटायर होते हैं उन्हें पेंशन देने की ज़रूरत है, अगर पेंशन व्यवस्था है तो। इसके बाद जो भी कोष में, सरकार के कोष में जो भी पैसा बचता है, सरकार के ख़जाने में जो भी पैसा बचता है, उससे वो देश की इकॉनमी या राज्य की इकॉनमी या फिर उस क्षेत्र की इकॉनमी चलाती है। अब वो इकॉनमी चलाने में क्या इस्तेमाल किया, किस प्रकार से इस्तेमाल होती है, वो जो हिस्सा है कर का, उसे जनता के विकास के कार्यों में, जनता के लिए सहूलियतें देने में जनरली वो इस्तेमाल किया जाता है या किया जाना चाहिए। अब ये जो हिस्सा है जनरली कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ रही है, ये पार्टीज़ अपने अपने डिस्क्रिप्शन पे यूज़ करती हैं। इसलिए ये जो हिस्सा है, सारी मार इस पैसे को लेकर होती है। इसी पैसे को लेकर बहस होती है कि करदाता का पैसा सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या पैसे का सदुपयोग किया गवर्नमेंट ने, क्या जिस काम के लिए गवर्नमेंट सिटीजन्स द्वारा इंट्रस्ट की गई थी, क्या वो काम हो रहा है इस पैसे से। अब ये जो फ्रीबी की पॉलिटिक्स, जिसे मैंने कहा कि डिस्कशन में चल रही है, एक नई पार्टी है जो देश के कई राज्यों में अपना प्रभाव बढ़ा रही है। वो सो कॉल्ड फ्रीबी पॉलिटिक्स ऑफर कर रही है जनता को। और क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पार्टीज़ का सिस्टम रहा है देश में, वो बहुत ज़्यादा इस लेवल तक जाकर उसने इम्प्लीमेंटेशंस नहीं की हैं, इसलिए वो जाहिर तौर पर इस सो कॉल्ड फ्रीबी पॉलिटिक्स का विरोध कर रहे हैं, उसके विरोध में तरह तरह के तर्क दे रहे हैं। हमने देखा कि दिल्ली में किस प्रकार से उस पार्टी ने मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, मुफ्त ट्रेनिंग, मुफ्त बस यात्रा, तरह तरह के तबकों को, तरह तरह के सिटीजन्स के ग्रुप्स को ऑफ़र किया, और पार्टी ने तीसरी बार सत्ता हासिल की। तो इसे एक तरह से पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए फ्रीबी पॉलिटिक्स है। बहुत से जो दल हैं, स्थापित दल, वो इसे मुफ्तखोरी की पॉलिटिक्स भी कह रहे हैं। तो ये जानते हैं कि क्या ये वाकई में मुफ्तखोरी की पॉलिटिक्स है, क्या सही है, क्या गलत है, इसका थोड़ा सा आकलन करते हैं। दरअसल जो सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी देने में जो कर का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो जुडिशियस है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ी डिबेट का समझिए कि प्रश्न हमेशा रहता है। जो लोग तर्क देते हैं कि ये मुफ्तखोरी की लत लगा रही है जनता को, दरअसल इसके लिए नोबेल लॉरिएट जो भारत के जो अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, उनका कहना है कि अगर स्टडीज़ की जाएं, और किसी भी तरह के इस तरह के सर्वे या एनालिसिस या किसी स्टडी में ये पाया नहीं गया है कि जो इस तरह की सब्सिडीज़ गरीब को, कमज़ोर को मिलती है,
उससे लोग आलसी हो गए। ये एक बहुत बड़ा तर्क है जो स्थापित दल लगातार देते हैं कि मुफ्तखोरी की लत लग गई, बैठा के खिला रहे हो, बैठा के सुविधाएं दे रहे हो, जनता आलसी हो जाएगी। तो खुद नोबेल लॉरिएट अभिजीत बैनर्जी ने कहा है कि इस प्रकार की कोई भी स्टडी नहीं दिखाती है, कोई भी फैक्ट नहीं है इस बात में कि इस प्रकार से सब्सिडीज़ देने से या जनता को कुछ मुफ्त सुविधाएं देने से जनता आलसी हो जाएगी, निकम्मी हो जाएगी। बल्कि इसके उलट ये पाया गया कि यदि आप कमज़ोर को सपोर्ट करेंगे तो जनता का विकास होता है, इकॉनमी बढ़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिल्ली में मुफ्त बस यात्रा सभी महिलाओं को प्रॉमिस की दिल्ली की सरकार ने पिछले दिनों, और ये जो बस यात्रा है इसके चलते जो गरीब महिलाएं दरअसल जो अफोर्ड नहीं कर पाती थी बसों में या अदरवाइज़ ट्रैवल करना दूर के इलाकों में, कहीं थोड़ी दूरी पे जाना, उनकी आर्थिक जो हालत है वो सपोर्ट नहीं करती थी, महंगा पड़ता था। फ़र्ज़ कीजिए एक लड़की को पढ़ने जाना है, दूर के कॉलेज में एडमिशन लेना है, दूर के स्कूल में पढ़ने या पढ़ाने जाना है, नौकरी करनी है कहीं दूर ट्रेनिंग करनी है, मिलना मिलाना है लोगों से। ये चीज़ें नहीं हो पाने की वजह से महिलाओं का स्थान समाज में पिछड़ा रहा है भारत में। दिल्ली की इकॉनमी में मात्र 11% कंट्रीब्यूशन है महिलाओं का, जो कि दरअसल देश के अन्य हिस्सों से बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी 11%, 50% आबादी का जो हिस्सा है वो बड़ा कम है, 11%। तो इसे फेयर एंड बैलेंस करने के लिए ये सब्सिडीज़, ये जो मुफ्त बस यात्रा है, ये काफ़ी काम की है। इसके चलते महिलाएं बग़ैर खर्च के, चिंता किए हुए वो दूर जाके पढ़ सकती हैं, शिक्षा में आगे बढ़ सकती हैं। शिक्षा ही एम्पावरमेंट है, जिसके चलते आगे महिलाओं को लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से वो कहीं दूर के ऑफिस में, दूर के एम्प्लॉयमेंट सेंटर में वो नौकरी कर सकती हैं और अपने परिवार के लिए कुछ पैसे, अपने लिए कुछ पैसे बचा सकते हैं। अगेन उनके हाथ में कुछ धनराशि आएगी तो ये उनका सशक्तिकरण है। और इस प्रकार से वो अगर पैसा कमाएंगे तो वो खर्चेंगे भी, और जब वो खर्चेंगे तो वो पैसा वापस इकॉनमी में, अर्थव्यवस्था में जाएगा, जो कि हाथ बदलेगा और एक एक करके पूरी इकॉनमी के साइकिल को वो तंदुरुस्त करेगा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से बिजली, यदि कॉमन हाउस होल्ड को बगैर बिजली के जीना पड़े या बिजली इतनी महंगी कर दी जाए सरकार द्वारा, पावर डिस्कॉम्स द्वारा, कि आम आदमी की औकात से बाहर हो जाए बिजली का इस्तेमाल करना, तो वो क्या ठीक है? क्या एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को हक नहीं है कि वो रात को बल्ब जलाकर कुछ पढ़ सके या टीवी देख सके या अपना मोबाइल चार्ज कर सके या उसके बच्चे पढ़ सकें या वो पंखा चला सके गर्मी में? तो इसके चलते जो स्कीम बनाई गई कि बेसिक जो 200 यूनिट फ्री रखे गए, 200 यूनिट फ्री रखने से ये हुआ कि बड़ी जनता को उसका लाभ मिला। लगभग 73% जनता का बिजली का बिल ज़ीरो आया। हर व्यक्ति प्रयासरत रहा कि उसके जो बिजली का कंजम्पशन है वो 200 यूनिट के नीचे ही रहे, और इस वजह से लोगों ने बिजली बचाना भी शुरू किया। वो बार बार अपना मीटर देखते, 200 से नीचे उसको रखने की कोशिश करते, तो बिजली की जो बर्बादी हो रही थी वो भी रुकी, और लोगों ने 200 यूनिट से नीचे उसको रखा तो उनका बिजली का बिल ज़ीरो आया, जो कि उनका रिवॉर्ड था, और उनका काम भी चल गया। तो इसके चलते बिजली की चोरी रुकी। बिजली में जो कटिया मारा जाता था, दुनिया भर की चोरियां की जाती थी, क्योंकि गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता था, और उस के चलते बड़े बड़े बिजली के माफिया भी पैदा हो गए, जो सरकारी तंत्र से घुल मिलकर भ्रष्टाचार करते थे। मान लीजिए बिजली का बिल आ रहा है 2000 रुपये, तो उस 2000 रुपये की बिजली को 300 रुपये रिश्वत देके, 500 रुपये रिश्वत देके काम चल जा रहा था, जो कि सरकारी कोष में नहीं आ रही थी। जनता के काम में वो पैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा था, वो भ्रष्ट लोगों के, अपराधियों के जेब में जा रहा था। अब ये
अगर 200 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है तो उस पर पूरा बिजली का चार्ज लगेगा, आप पे कीजिए। तो एक तरह से सभी लोग इसका जुडिशियस इस्तेमाल करने लगे बिजली का। बिजली की चोरी में कमी आई, बिजली की चोरी काफ़ी रुकी और सिस्टम को भी दुरुस्त किया गया क्योंकि सब्सिडाइज करना पड़ रहा है सिस्टम को। तो बिजली का जो ट्रांसमिशन लॉस है उसको भी कम किया गया क्योंकि सरकार को अपने पैसे बचाने हैं, सरकार को अपने ऊपर जो भार पड़ रहा है वो कम करना है। उसके चलते सरकार मुस्तैद हुई, विभाग मुस्तैद हुए और उन्होंने ट्रांसमिशन लॉस को कम किया। अब इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या गरीब के बच्चे को या जो व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता उसके बच्चे को अच्छी पढ़ाई का हक नहीं है, मुफ्त पढ़ाई का हक नहीं है। अगर उसे शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो कैसे अब समाज में अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, कैसे उसका परिवार आगे बढ़ेगा, कैसे उसकी पीढ़ी आगे बढ़ेगी। क्या एक कचरा बीनने वाले का बेटा आगे फिर कचरा बीनेगा? क्या एक रिक्शा पुलर का बेटा आगे रिक्शा खींचेगा? क्या एक राजमिस्त्री का बेटा राजमिस्त्री या मजदूर का ही काम करेगा? ऐसा क्यों होना चाहिए? इसलिए दिल्ली सरकार ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, जो जनता के कर के पैसे से जो जुडिशियस इस्तेमाल करना होता है पार्टी को, वो उस सरकार ने किया और दिल्ली के स्वास्थ्य में, शिक्षा में भारी इन्वेस्टमेंट किया गया जो कि अभी तक अन्य सरकारों ने नहीं किया। उसके चलते ये हुआ कि शिक्षा व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त हो गई, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार हुआ, मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए, जो बेसिक कंसल्टेशन है डॉक्टर की वो दिल्ली के कोने कोने में सरकारी डॉक्टर्स के द्वारा वाया मोहल्ला क्लिनिक्स, वाया पॉलीक्लिनिक्स, वाया गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मौजूद हो गई। आम आदमी को आसपास में ही मुफ्त डॉक्टरी सलाह मिलने लगी, मुफ्त दवाएं मिलने लग गई, सैकड़ों तरह के टेस्ट और इलाज मुफ्त हो गए। आम आदमी के स्वास्थ्य में बेहतरी आई क्योंकि जनरली क्या होता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य इतने महंगे कहेंगे कि अंधे कुएं हैं जिसमें इंसान लगातार इन्वेस्टमेंट करता रहता है भारत में और उसकी जो आमदनी का एक बड़ा हिस्सा वो इसी में डूब जाता है। तो उसे राहत मिली। ये जो पैसे बचे, ये पैसे व्यक्ति किसी दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल करेगा। फ़र्ज कीजिए किसी ने पैसे बचाकर मोबाइल ख़रीदा, किसी ने घर ख़रीदा, किसी ने कोई अन्य मद में ये पैसा लगाया, उसके चलते ये पैसा इकोनॉमी में आया और उसने इकोनॉमी को रिचार्ज किया। पास्ट में भी ऐसा होता रहा है। दरअसल डीएमके के जो संस्थापक थे अन्नादुरई साहब, उन्होंने ये कोशिश की थी 1970s में आई थिंक कि उन्होंने 1 रुपए में 4.5 किलो चावल देने की योजना चालू की थी। उस वक्त 1 रुपया आज के लगभग 40 रुपए के बराबर था। भारी पड़ा कोष पर, टैक्स पेयर उसे फंड नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद से हम देखते हैं कि लगातार उड़ीसा हो, तमिलनाडु हो, छत्तीसगढ़ हो और भी बहुत से राज्य हैं, सस्ते अनाज की और तरह तरह की सब्सिडीज़ की, कृषि पे सब्सिडीज़ की और इसके अलावा बहुत से क्षेत्रों में सब्सिडीज़ दी जाती रही हैं। लेकिन अब एक जो नया दौर चल रहा है, जो लिबरल इकॉनमी जब से आई है तब से ये थोड़ा सा सब्सिडीज़ का विरोध शुरू हो गया है। कृषि में सब्सिडीज़ कम करो, एलपीजी पे सब्सिडीज़ कम करो, पेट्रोल एंड डीजल पे सब्सिडीज़ हटाओ। तो ये सब्सिडी विरोधी एक जो मानसिकता बनी है वो एक तरह से गरीब आम आदमी विरोधी, किसान विरोधी मानसिकता है, क्योंकि यह जुडिशियस इस्तेमाल को पैसे के रोकती है। ये मानती है कि सभी जितने भी समाज में लोग हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अमीरी और गरीबी में देश में बहुत भारी फासला है। हाँ, ये ज़रूर कहा जाता रहा है कि यदि आप पेट्रोल डीजल पे सब्सिडी दे रहे हैं तो एक तरह से एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि एक तरह से आप गरीब का पैसा वो कार वाले को दे रहे हैं। लेकिन क्या कार वाला टैक्स नहीं देता? कार वाला टैक्स नहीं देता। कार वाला टैक्स देता है तो उसे सरकार से भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सभी के लिए, अमीर गरीब के लिए बेसिक्स मानकर समान की जाएं और वो सब्सिडीज़, वो हेल्प जिसे वो फ्री भी कहा जाता है, वो प्रोवाइड किया जाए।
तमिलनाडु में तो यहाँ तक हुआ है कि शादी के लिए जब जो अनमैरिड गर्ल होती है उसको मंगलसूत्र का सोना वो दिया जाता रहा है। पार्टियों ने ये भी किया, पार्टियों ने मुफ्त टीवी सेट्स बांटे, मुफ्त मिक्सर ग्राइंडर बांटे, मुफ्त वॉशिंग मशीन्स बांटी। नीतीश कुमार ने बिहार में साइकिलें बांटी और भी सरकारों ने बहुत कुछ किया। तरह तरह के योजनाएं स्कीम्स चलाई जाती रही जो कि फ्री बीज के अंतर्गत कही जा सकती हैं। और समाज में इन सब चीज़ों का कुछ ना कुछ प्रभाव ज़रूर पड़ा है। देखने में हास्यास्पद लगे कि टीवी सेट्स जो बांटे जा रहे हैं, लेकिन दरअसल टीवी सेट यदि वाकई में उन तबके को गए जो लोग टीवी अफोर्ड नहीं कर सकते थे उस ज़माने में, तो वो लोग कनेक्ट हुए देश से, विश्व से। वो लोग जानने लगे कि दुनिया में चल क्या रहा है, उन्हें कुछ जानकारी, उनका जो मेंटल लेवल है, जो मानसिक स्तर है, वो ऊपर हुआ। उसी प्रकार से ये जो मंगलसूत्र के लिए सोना देने की बात है, ये शायद उत्तर भारत में या भारत में कहीं और रिडिकुलस लगे, लोग, मुझे पता है लोग रिडिकुलस स्टैम्प कर देंगे, लेकिन उस समय जो तमिलनाडु में हालात थे उसमें बहुत से ऐसे गरीब परिवार थे जो मंगलसूत्र के लिए सोना न होने की वजह से लड़कियों की शादी की उम्र निकल जा रही थी। वो बात और है कि आप कहेंगे कि ये कुरीति है सोने के बगैर भी, लेकिन प्रैक्टिकलिटी ज़मीन पर यही थी कि शादियां नहीं हो पा रही थी राइट एज में लड़कियों की। तो सरकार ने एक बेंचमार्क रखा, एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी रखी। तो उसको अचीव करने के लिए परिवारों ने अपनी बेटियों को पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद जब उनकी शादी की उम्र हुई तो वो ये क्लेम कर सकते थे, जो गवर्नमेंट की सपोर्ट है मंगलसूत्र के सोने के लिए। तो इन इनोवेटिव तरीक़ों से समाज को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता रहा है। जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे लगता है कि जो सब्सिडीज़ या जो मदद गरीबों को चाहिए, आम जनता को चाहिए, आई थिंक हम लगातार दिन रात जब तक जीवित रहते हैं तब तक कर देते हैं सरकार को। तो यह हमारा बेसिक हक होना चाहिए कि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अन्य जो बेसिक ज़रूरतें हैं, पानी है, बिजली है, रोज़गार के अवसर हैं, इन सब में मदद मिलनी ही चाहिए। सरकार की इतनी तो बेसिक ड्यूटी होनी चाहिए कल्याणकारी राज्य में, वेलफेयर स्टेट में। अगर हर चीज़ हम कॉरपोरेट की तरह करने लगेंगे, सब चीज़ों के लिए पैसे निकाल के देने लगेंगे, तो हम सरकार को कर किस लिए दे रहे हैं? हम सरकार को कर दे किस लिए रहे हैं? अगर सरकार हमारे पैसे से सड़क बनाती है और उसके बाद हम आगे कर देते जा रहे हैं, भाई हम रोड टैक्स तो दे ही रहे थे, हम और सारे जो कर दे रहे हैं वो जा कहाँ रहे हैं? दिक्कत ये रही है कि इन पार्टियों ने, जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा भी था कि जो 1 रुपया आता है खजाने में, देश के खजाने में, उसमें से वो मात्र 15 पैसे ज़रूरत तक पहुंच पाता है, ज़रूरी व्यक्ति तक पहुंच पाता है। यानी कि जिस मद में लगाया जाना चाहिए उस मद तक पहुंच पाता है, 85 पैसा वो भ्रष्टाचार में निकल जाता है। तो हमें इसको रोकना होगा, हमें ये निर्धारित करना होगा कि भ्रष्टाचार हटे, ताकि ये जो पैसा है जो कि डिस्क्रिशनरी यूज़ के लिए है पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा, जब वो सरकार में हैं तो उसे यूटिलाइज़ किया जाए इस प्रकार से कि वो जनता के हित में काम आए और जनता की मदद करे। सबको बराबर प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए लगातार प्रयासरत रहे सरकार। ऐसा कभी हो नहीं पाएगा कि सभी लोग बराबर प्लेटफॉर्म पे आएंगे, लेकिन द गवर्नमेंट ऑफ द नेशन मस्ट ऑलवेज कीप ट्राइंग फॉर दैट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम। गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है उसको पाटने के लिए लगातार प्रयासरत रहना चाहिए। उसके लिए जो भी करना पड़े वो सरकारों को करना चाहिए। जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो सरकार से जनता का हक है। एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री चौपर में उड़े या ना उड़े, कितना महंगा काफिला रखे, अपना फ्लीट कारों का रखे, कितने बड़े वो महल में रहे, कितने अय्याशी वाले अंदाज में रहे, ये सब ज़रूरत नहीं है जनता की। जनता की ज़रूरत ये है कि उसने जो अपने कर के पैसे दिए हैं वो उसे वापस मिलें, किसी कल्याणकारी योजना के रूप में, किसी बेहतरीन सुविधा के रूप में सरकार की तरफ से, जिसके लिए उसे पे ना करना पड़े। आप अगर लगातार आगे से पेमेंट मांगते रहेंगे
तो फिर वो सरकार की सुविधा कैसे हुई? वो तो एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह हो गया कि किसी ने कुछ बना के रख दिया और आपको चार्ज कर रही है बार बार। तो फिर सरकार को आप टैक्स क्यों दें? हम कॉरपोरेट कंपनीज को तो टैक्स नहीं देते। अब सरकार देखिए कि सरकार उस पैसे का कितना गलत इस्तेमाल करती है, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को कितना ज़्यादा एनपीए करती है, एनपीए में माफ़ कर देती है। पैसा वो लोन लेते हैं, लोन लेके चुकाते नहीं हैं और सरकार उसको बैड डेट में डाल देती है, एनपीए कर देती है, उड़ा देती है। तो एक तरह से जो जनता का, करदाता का पैसा है वो ज़्यादातर इस मद में चले जाता है। सरकारों को ये रोकना चाहिए, जनता को आवाज़ उठानी चाहिए कि इन मदों में जाने से अच्छा है कि वो पैसा गरीब जनता में वितरित हो, आम लोगों में वितरित हो, किसानों में वितरित हो, ताकि देश की इकोनॉमी को नीचे से सपोर्ट करके ऊपर उठाया जा सके। जब जनता के हाथों में पैसा आएगा तो डेफिनेटली देश की अर्थव्यवस्था का चक्का तेज़ी से घूमेगा और देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा।